हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज हम वेक्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम मेनली टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जानने वाले हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू वेक्टर, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर की, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आज से मैं नोट से ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी वो मैं यहाँ पे नोटबुक खोल के रखूँगा, यहाँ पे आपको समझा दिया करूँगा। क्योंकि नोट्स मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के बना रखे हैं, तो नोट्स मैं अच्छे से पढ़ा दूँगा आपको। नोट्स बनाने में भी, खुद जो आप बनाएंगे वो बनाने में भी आसानी पड़ेगी, और साथ ही में मुझे समझाने में भी आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ऑन रोटेटिंग 2 पाई दैट इज़ 360 डिग्री। आप जानते ही रहोगे 2 पाई को 360 डिग्री कहा जाता है, पाई अपॉन 2 180 डिग्री। तो वही इधर क्या दिया है, ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डजेंट चेंज इन मतलब वेक्टर डजेंट चेंज, दैट इज़ इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ऐसे है, ए करके कोई वेक्टर है, वो ऐसे है, ठीक है, और आपने उसको पूरा रोटेट ऐसे कर दिया 360 डिग्री पे, मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से आपने ऐसे रोटेट कर दिया और उसे वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे ला दिया। अब कोई पॉइंट है, वहाँ से आप 360 डिग्री एंगल पे पूरा रोटेशन करोगे, तो आप लौट के तो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाओगे ना। तो वही, तो वेक्टर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाता है, इसलिए वेक्टर के इसमें कोई चेंज नहीं आता है, डायरेक्शन भी सेम रह जाता है। अगर यहाँ पे था, फिर यहाँ से मुड़ के आएगा वापस, डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी वेक्टर है उसे आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने पहले डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे पहले जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर यहाँ से शुरू होता है ओरिजिन से, और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये जाता है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ईस्ट से 30 डिग्री पे। तो ये ए वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और फिर हमने क्या किया, इसे पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिया और उसे कहाँ ला दिया हमने, यहाँ पे ला दिया। तो यहाँ पे भी आने से उसके ना डायरेक्शन में कोई चेंज आने वाला है, ना उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आने वाला है। मतलब वेक्टर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। कोई वेक्टर ऐसे है, ऐसे कोई वेक्टर है आपके पास, दो वेक्टर है, ठीक है, ये है ए, ये है बी। तो आप इसे, यहाँ पे ये टेल टू टेल जॉइंड है, तो आप इसे, ये जो ए वेक्टर है, इसे आप ऐसे सिंपली पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वेक्टर को भी आप ए ही कहोगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, बी को इधर कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर की, इससे आप क्या कर सकते हो, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन में शिफ्ट करो। मतलब समझिए, यहाँ है, यहाँ पे ऐसे है वेक्टर ए, तो आप इसे बस पैरेलल रहना चाहिए, वो इस डायरेक्शन में चले तो पैरेलल रहना चाहिए। यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बस दोनों का डायरेक्शन पैरेलल रहना चाहिए। मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाना चाहिए, ना ये कहीं पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, ना ये डाइवर्ज करने चाहिए। इंटरसेक्ट करना मतलब किसी पॉइंट पे मिल जाना, और डाइवर्ज करना मतलब ऐसे जाते रहना, मतलब कोई और ही डायरेक्शन में, ऐसे ये कहीं जा रहा है और ये ऐसे कहीं जा रहा है। तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, और इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन और ना डाइवर्ज करना चाहिए। पैरेलल लाइंस जो होती है वो इन्फिनिटी पे मीट करती है, डाइवर्जिंग लाइंस कहीं मीट नहीं करती है। मैथमेटिशियंस का कहना है कि पैरेलल लाइंस जो है इन्फिनिटी पे मीट करती है। ये छोड़िए, पैरेलल मतलब हम इसका एक ही आपको ये निकालना है कि वेक्टर्स को पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसी वेक्टर को आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसी वेक्टर को आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सेम रहना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे समझिए, ये वेक्टर ऐसे बना दिया और ये वेक्टर ऐसे बना दिया, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ही आपने चेंज कर दिया। पैरेलल तो है, पैरेलल वो अभी भी है, लेकिन अब ये वेक्टर
अपने असली फॉर्म में नहीं रहा, ये वेक्टर को आप -a ज़रूर बोल सकते हो, क्योंकि ये देखिए a इस डायरेक्शन में है तो -a किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसे हम ओरिजिन मान के चले तो इस तरफ हमने पॉजिटिव ले लिया, इस तरफ हमने नेगेटिव ले लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी थी, ये भी बहुत ये प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। हियर द वेक्टर ए इज़ पैरेलली शिफ्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द original position to the origin keeping its direction and magnitude same। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉल ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। द एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री और इक्वल टू देम। मतलब थीटा जो भी एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए या उसके इक्वल रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो चीज़ बोली है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए कोई दो वेक्टर्स हैं, ऐसे हैं, यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये है b है, ठीक है। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b ये है। तो ये कैसे जॉइंड है, आप देख सकते हैं ये कैसे जॉइंड है। ये एक का हेड दूसरे के टेल से जॉइंड है, एक का हेड जो है दूसरे के टेल से जॉइंड है। लेकिन अभी जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल आप कंसिडर नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे ए वेक्टर का या बी वेक्टर का। बी को एक तो आप इधर लेके आ सकते हैं या ए को आप इधर लेके जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, मतलब इसका टेल इसके टेल से ज्वाइन करेंगे। तो हम बी को क्या करते हैं, यहाँ ला देते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल को हम कंसिडर करते हैं, ये थीटा। ये कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये दोनों सेम है, लेकिन किसी केस में ये अलग भी हो सकता है, जैसे ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो आप ये एंगल को नहीं मानोगे, इन दोनों के बीच का एंगल, इसे हम नहीं कहेंगे। ये समझ लीजिए अल्फा है, तो ये नहीं होगा उसके बीच का एंगल। आप क्या करेंगे, इसे पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ऐसे कर लेंगे। पैरेलली शिफ्ट हो गया ना, ये ऐसा था, इसे पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये होगा इन दोनों के बीच का एंगल। क्योंकि ये देखिए ये प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो कर रहा है, ये 180 डिग्री से बड़ा है। ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, देखिए 180 डिग्री से सॉरी ये 90 डिग्री से बड़ा है। प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, लेकिन स्मॉलर एंगल लिया जाता है टेल टू टेल ज्वाइन करके। तो ये थीटा देखिए 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से भी कम है ये। तो इस थीटा को हम एंगल मान के चलते हैं। कभी भी टेल टू टेल वेक्टर्स को ज्वाइन करके उनके बीच का एंगल लिया जाता है, ना कि हेड टू टेल। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ। तो अब आ रहा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला वेक्टर है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, उनका यूनिट भी सेम होता है और उनका डायरेक्शन भी सेम होता है। टू वेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल ओनली व्हेन दे हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम यूनिट्स एंड देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। तो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं, और उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, मतलब मैग्नीट्यूड 2 है और मीटर इसका यूनिट है। और ये जा रहा है यहाँ पे ये किसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में समझ लीजिए जा रहा है। और यहाँ पे एक और वेक्टर है, वो भी 2 मीटर का ही है और वो भी जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये ए है ये बी है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखा है, इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मतलब एक वेक्टर है ए, वो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जा रहा है। मतलब एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, वो इधर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और फिर हमारे पास एक और वेक्टर है जो है बी वेक्टर। ये बी वेक्टर जो है ये जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में,
नॉर्थ डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है ए के 2 मीटर पर सेकेंड है, यूनिट भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी इक्वल है मतलब। तो यहाँ पे ये ए इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखिए, देन वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस कर दोगे तो वो इक्वल हो जाएगा। जब हम मॉड ले लेते हैं तब हम मतलब डायरेक्शन नहीं लेनी होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। बट वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, इनका बस मैग्नीट्यूड इक्वल है। और यहीं पे एक और वेक्टर ले लिया, लेट वेक्टर ए 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और बी है जो 2 न्यूटन ईस्ट है, मतलब ये फोर्स वेक्टर है और ये जो है ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये इक्वल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, बस इनका मोड इक्वल हो सकता है क्योंकि 2 है, मैग्नीट्यूड देखिए इक्वल है, यूनिट भी अलग है, डायरेक्शन सेम है, यूनिट अलग है, डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, लेकिन यूनिट क्योंकि डिफरेंट है इसलिए हम इसे भी इक्वल नहीं कहेंगे। ये तीनों चीज़ें एक साथ इक्वल रहनी चाहिए, एक कम एक ज़्यादा ऐसा नहीं चलता है, तीनों इक्वल रहेंगी तभी हम कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। तो अब सेकंड, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने पिछले ही केस में देखा था, पिछले ही मतलब जब मैं प्रॉपर्टी समझा रहा था वेक्टर का, तो मैंने ए को इधर ले लिया था और ए को मैंने एक ऐसे ले लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये ए है तो आप इसे माइनस ए कहेंगे, अगर आप ओरिजिन से लेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर वही बताया गया है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहता है। जैसे ये ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा, जैसे ए अगर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में है तो माइनस ए नेगेटिव उसका हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, ए माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, तभी आप उसको उसका नेगेटिव मान सकते हैं। अगर ये 2 न्यूटन हो गया, ये 5 न्यूटन हो गया, तो आप इसका नेगेटिव इसको नहीं मानोगे। अगर ये 2 न्यूटन है और ये भी 2 न्यूटन है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप इसे मतलब माइनस ए वेक्टर को आप ए वेक्टर का नेगेटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट वेक्टर ए 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और ये बी 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक लिया भी था। देन वी कैन से मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस दोनों का सेम है। ऑल्सो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसे माइनस भी मान लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, मतलब समझिए 2 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आप क्या बोल सकते हो, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर बट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे ये बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वो हमें देखना नहीं है, हमें बस इतना जानना है। तो यही यहाँ तक ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। और देखिए यहाँ पे बताया है कि ए बी के मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं है। अब क्या पैरेलल वेक्टर्स, इफ़ ऑन जॉइनिंग टेल्स ऑफ 2 वेक्टर्स द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन देम इज इक्वल टू 0 डिग्री देन दोज वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब अब कोई वेक्टर्स है, उनको आप टेल टू टेल ज्वाइन करोगे, उनके बीच का जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा, तो आप क्या कहोगे, वो दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो ये आप समझ गए रहोगे। अगर 2 वेक्टर्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं और एक ऐसे जा रहा है, तो आप इसे अगर टेल टू टेल ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये तो ओवरलैप कर देगा ना इसको, ये इसको ओवरलैप कर देगा, इनके बीच का एंगल जो है वो तो 0 डिग्री रह जाएगा। ऐसा भी रहता ये तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो ओवरलैप कर दिया। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और इसी का उल्टा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। मतलब ऐसे एक है, एक ऐसे है, तो उसे टेल टू टेल ज्वाइन किया, पता है ना, टेल टू टेल लेके ही लिया जाता है एंगल। तो ये टेल टू टेल ज्वाइन किया, यहाँ पे बना एंगल 180 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे है इफ़ on joining tails of 2 vectors the angle formed between them is equal to 180 degree then those vectors are said to be anti-parallel vectors, theta is equal to 180 degree। तो यहाँ तक आप समझ गए रहोगे। तो आगे के भी देखते हैं। ये 4th टाइप था, ये 3rd टाइप था।
तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप नोट कर सको। तो अब यहाँ पे आ गया कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम लाइन और फॉलोइंग द सेम पाथ आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स जो सेम लाइन फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये एक वेक्टर है, ये इस लाइन में चल रहा है और दूसरा वेक्टर है वो इस लाइन में चल रहा है, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर वेक्टर्स है। इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी बना रखा है मैंने, यहाँ पे ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। अब क्या कोप्लानर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम 2D प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ये कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब 2D प्लेन में जो लाई करते हैं। ये देखिए हम जो 2D प्लेन बनाते हैं एक्स और वाई दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये जो जैसे ये बी वेक्टर है तो इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी बनेगा, इस डायरेक्शन में भी बनेगा। मतलब ये बी वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, तो ये बस इसी डायरेक्शन में नहीं, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में कई थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मतलब ये देखिए इस डायरेक्शन में भी थोड़ा कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी, मतलब यहाँ से आप बनाएंगे ऐसे तो दोनों का कुछ तो ऐसे पोजीशन आपको ये पॉइंट का मिलेगा, जिसमें वाई को भी आप ये करेंगे और एक्स को भी आप कंसिडर करेंगे। तो ये एक प्लेन में, मतलब वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब किसी सेम प्लेन पे, मतलब अगर हमने इस बुक को एक प्लेन मान लिया, 2D प्लेन मान लिया, क्योंकि ये 2D है, 2 डायमेंशनली है ये बुक, तो यहाँ पे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो ये दोनों कोप्लेनर है, मतलब ये सारे ही वेक्टर्स कोप्लेनर है। यहाँ पे मैंने जितने भी वेक्टर्स बनाए ये सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है। नोट 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर वाइल 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। मतलब 2 वेक्टर्स है ना वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन थर्ड वेक्टर ज़रूरी नहीं है कि कोप्लेनर हो ही। मतलब जैसे आप इसे कैसे समझ सकते हो पता है, यहाँ पे अगर मैं बोर्ड पे सिखा रहा होता तो अच्छे से पेन से समझा देता, लेकिन अभी इस पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ, होप आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे समझिए एक वेक्टर ऐसे ले लिया, एक वेक्टर ऐसे ले लिया, तो ये देखिए ये एक प्लेन पे आ रहे हैं, ऐसे एक प्लेन पे आ रहे हैं, एक प्लेन पे आ रहे हैं, और यहीं पे हमने एक वेक्टर ले लिया, समझिए ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे, इस पे तो हम समझ में नहीं आएगा, ये आप समझिए ये ऐसे ऊपर अबव आ रहा है, तो ये कौन से प्लेन में हो गया, ये इस प्लेन में हो गया, इस वाले प्लेन में, मतलब समझ रहे हैं, इस वाले प्लेन में हो गया। ये दोनों तो इस प्लेन में थे पर ये वाला वेक्टर इस वाले प्लेन में हो गया। वहीं पे ये भी हो सकता था कि थर्ड वेक्टर इस प्लेन में रह जाता, मतलब 2 वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। अब 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में कैसे रहेंगे, आप बोलोगे कि एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया और सर एक वेक्टर ऐसे ऊपर बना दिया, तो बेटा ऐसे नहीं ले सकते हो, एक प्लेन नहीं हो जाएगा वो। मतलब ये ऐसे करके एक प्लेन ले लिया तो वो एक प्लेन में नहीं पड़ेंगे, ऐसे करके एक वेक्टर बनाया तो वो दोनों भी एक ही प्लेन में पड़ेंगे। मतलब 2 वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में आते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप थर्ड वेक्टर को इसमें ले लेंगे तो थर्ड वेक्टर अलग में आ सकता है। मतलब समझिए ये आपने सेकंड वेक्टर लिया, ये ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दोनों एक प्लेन में है और ये दोनों भी एक प्लेन में है, समझ ठीक है, और ये दोनों भी एक प्लेन में है। मतलब 2 वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन अगर तीनों को लिया कंसिडरेशन में तो ये दोनों तो एक प्लेन में है लेकिन ये अलग प्लेन में चला जा रहा है, ये दोनों एक प्लेन में है लेकिन ये अलग प्लेन में चला जा रहा है। तो आप समझ पाए होंगे। तो ये प्रॉपर्टी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आता है कॉन्करेंट वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट the same point or 2 or more vectors whose line of action intersect at a common point। मतलब देखिए ऐसे 3 वेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों एक प्लेन में पड़ रहे हैं, मतलब 2 तो एक प्लेन में लेकिन एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप अब समझ ही गए रहोगे, मैंने बहुत पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे कहीं पे तो मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। और फिर क्या बोला है, कॉन्करेंट वेक्टर्स वो भी होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। मतलब जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे है,
तो आप इसे एक्सटेंड करके अगर ऐसे ऐसे आगे ले जाओ, इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा दो और इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा दो, तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसे आप कॉन्करेंट वेक्टर्स कह सकते हैं, इसे भी आप कॉन्करेंट वेक्टर्स ही कहेंगे। तो ऐसे तो सिंपली अगर है पहले से ही तो वो तो कॉन्करेंट वेक्टर्स है ही, और अगर लाइंस ऑफ एक्शन भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी कॉन्करेंट वेक्टर्स है। और यहीं पे कॉन्करेंट कब नहीं होते, अगर इन दोनों को हम कंसिडरेशन में ले लें, इसे और इसे। इनके लाइंस ऑफ एक्शन कितने भी बढ़ा दो, ये तो पैरेलल ही चले जा रहे हैं। फिर इसे मतलब सॉरी अलग से ले लेता हूँ, इसे ले लिया एक वेक्टर, इसे ले लिया, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो इधर कहीं चला जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर कहीं, मतलब मीट होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो ये दोनों कॉन्करेंट वेक्टर्स नहीं हुए, जबकि ये और ये कॉन्करेंट है, और ये भी कॉन्करेंट है। ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप समझ गए रहोगे। Here vectors ABC don't really meet but their lines of action meet each other at a common point O। यहाँ पे उनके लाइंस ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यही तक रखना चाहूँगा। और भी हैं कुछ चीज़ें, मतलब 2 और टाइप के वेक्टर होते हैं जो कवर करना बाकी है, लेकिन वो वेक्टर थोड़े अलग है, तो हम उन्हें बाद में कभी कवर करेंगे। मतलब यूनिट वेक्टर होता है और ज़ीरो और नल वेक्टर होता है। ज़ीरो नल वेक्टर तो मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ। ज़ीरो नल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, सिंपल। और भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो ज़ीरो नल वेक्टर, ज़ीरो या नल, मतलब ज़ीरो वेक्टर कह सकते हो उसे, नल वेक्टर भी कह सकते हैं। और यूनिट वेक्टर बहुत मेन होता है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊँगा यूनिट वेक्टर पे। तो वहाँ पे हम अच्छे से उसे समझेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यूनिट वेक्टर तो हम बाद में समझने वाले हैं। इसके बाद के वीडियोस में हम मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन जानने वाले हैं। मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर को मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि वेक्टर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का सबका अलग एक तरीका होता है। सिंपल अलजेब्रा रूल्स से वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। मैंने बताया था क्यों ऐसा है, वो लेक्चर आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 2 मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड। तो मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से सिखा दूंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। तो मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। तो चलिए बाय।